हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आप सभी लोग पढ़ तो बहुत कुछ लेते हो, लेकिन आप लोगों को कॉन्फिडेंस किससे आएगा? जब आप लोग क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। अभी आप लोगों की हर बार एक डिमांड होती है कि भैया आप है ना कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो जो कि हमारे एग्जाम के अंदर आ जाएंगे। तो वही आज हम लोग करने वाले हैं। टर्म 1 के लिए जो आपका साइंस का पेपर है उसके लिए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टॉप 100 क्वेश्चन आज हम लोग इसके अंदर स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप बस ध्यान से बैठो, क्वेश्चन को ध्यान से पहले खुद से सॉल्व करो, फिर उसके बाद में देखना अगर गलत होता है तो फिर आपको देखना है कि किस तरीके से देखना है। और मैंने आपको इसके अंदर करने का तरीका भी बता रखा है जिससे कि आप अच्छे से कर पाओ। हाँ, एक छोटा सा काम और कर देना, जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी और वीडियोस आए तो उसके बारे में आपको पता लग जाए। और अपने दोस्तों के साथ में याद से शेयर कर देना, नहीं तो आकर के बोलते हैं कि भैया हमें तो आप पहले मिले ही नहीं, हमारा भी अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाता। तो ये काम तो छोटा सा कर ही सकते हो ना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करें उससे पहले आप लोगों को थोड़ा सा फॉर्मूलाज का क्विक रिवीजन ऊपर से एक बार याद करवा देता हूं, जिससे कि हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप उसको सही ढंग से करो और आपको वो फॉर्मूलाज अच्छे से इंप्लीमेंट करने आ जाए। तो सबसे फर्स्ट हम लोग बात करते हैं, वो करते हैं यहां पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की। तो देखो ये जो है ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको यहां पे मार्क कर लेना कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो बेसिकली सबसे फर्स्ट तो इसका डायग्राम याद रखना कि इसके अंदर एक इंसिडेंट रे होती है यहां पे, फिर उसके बाद में दूसरी होती है रिफ्लेक्टेड रे और ये बीच में होता है नॉर्मल। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है? सबसे फर्स्ट ये बोलता है कि इंसिडेंट रे हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया और जो नॉर्मल है ये सारे के सारे एक ही प्लेन में लाई करते हैं। फिर सेकंड जो है इसका रूल ये बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर रहेगा। और अगर मान लो कि लाइट है वो 90 डिग्री के ऊपर आती है तो आई की वैल्यू 90 डिग्री, तो वो आर की वैल्यू भी 90 डिग्री के ऊपर वापस से चली जाएगी। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर इस तरीके का मिरर है, इसके ऊपर लाइन यहां से आती है लाइट, तो इधर से आएगी तो इधर से ही वापस से चली जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी उसी पाथ के ऊपर। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से रिलेटेड ये चीजें याद रखना कि कॉनकेव मिरर जो होता है इसमें जो इमेज फॉर्म्ड होती है रियल और इन्वर्टेड होती है सभी केसेस के अंदर। बस एक एक्सेप्शन है, वो है लास्ट वाला, कि जब हम इसे फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो वहां पे वर्चुअल और इरेक्ट फॉर्म होती है। फिर सेकंड आता है कि यही बात यहां पे लिखी हुई है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि आपको रे डायग्राम अगर बनाना है के लिए आता है तो ध्यान रखना कि रे डायग्राम के अंदर आपको सबसे फर्स्ट रे निकालनी है पैरेलल में। ठीक है, पैरेलल में ये वाली जो रे अभी मैंने हाईलाइट करी है ना, ये वाली रे निकालनी है, इसको फोकस से पास करवा देना। फर्स्ट रे ये रहेगी। फिर इसके बाद में जो सेकंड रे है इसको हम लोग लेते हैं फोकस से। ठीक है, या तो हम लोग इसको फोकस से लेंगे या फिर हम इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेंगे। फिर जहां पर भी इमिट करेंगे वहां पे हमारी जो है इमेज फॉर्म हो जाएगी। समझ के मेरी बात? ये रे डायग्राम बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि एक रे आपको पैरेलल लेनी है, फोकस से पास करवानी है, फिर दूसरी वाली रे या तो फोकस से पास होगी या फिर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। सारे के सारे रे डायग्राम इससे क्लियर हो जाएंगे। अब इसके अंदर जो इमेज फॉर्म होगी वो रियल और इन्वर्टेड रहेगी, सेम साइज की रहेगी, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि इसके यूजेस क्या क्या है। इसका यूज वहां पे लेते हैं जहां पे कि हमें ना लार्ज इमेज चाहिए होती है। तो जैसे कि शेविंग मिरर हो गया, वहां पे आपको इन लास्ट अपना फेस देखना होता है कि कहीं कट वगैरह ना लग जाए। फिर दूसरा हो गया कि आपको सर्च लाइट वगैरह, व्हीकल्स हेडलाइट वगैरह में इसको यूज करते हैं। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला को याद रखना, अच्छे से रट लो कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस ऑफ 1/u। सिंपल है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस ऑफ 1/u। और यहां पर जो फोकल लेंथ है कॉनकेव मिरर की वो रहती है नेगेटिव और कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ रहती है पॉजिटिव। और उसी के साथ में जो u है हमेशा ही नेगेटिव रहेगा। एग्जाम के अंदर गलती मत करना, गलती हो सकती है कि u जो है वो हमेशा नेगेटिव होता है। क्यों होता है? क्योंकि साइन कन्वेंशन मैंने आप लोगों को बताया था कि इस तरीके से होता है। और जो रे है, मतलब कि रे इस तरफ है ना, तो जितनी भी डायरेक्शन हम लोग इधर से इधर डिस्टेंस मेजर करते हैं ये नेगेटिव होती है और इधर वाली सारी की सारी पॉजिटिव होती हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारे पास में मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है कि कितनी बड़ी इमेज जनरेट कर रहा है। तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन इस फॉर्मूला के ऊपर आएगा, अगर आएगा तो न्यूमेरिकल, कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू नेगेटिव है। यहां पे याद रखना कि इसके अंदर है नेगेटिव, मिरर के अंदर नेगेटिव है, वो होता है माइनस ऑफ v/u। तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ये आएगा कि एक ऑब्जेक्ट गिवन है, उसकी हाइट ऑफ इमेज ये है और आपको पूछा जाएगा कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, तो आपको v और u की वैल्यू दे दी जाएगी, फोकल लेंथ निकाल करके आपको उसको सॉल्व करना होगा। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ केसेस हैं, जैसे कि अगर m की वैल्यू 1 हो तो इसका मतलब ये होता है कि जो हाइट ऑफ इमेज है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो इक्वल है। फिर सेकंड आता है कि अगर m है वो बड़ा होता है 1 से, तो इसका मतलब ये होता है कि हाइट ऑफ इमेज जो है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ी है। और ये कैसी इमेज जनरेट होती है? एक इनलार्ज्ड इमेज इसमें जनरेट
ऑपरेट होती है। फिर इसके बाद में आता है कि अगर m की वैल्यू लेस देन 1 है तो इस केस के अंदर जो हाइट ऑफ इमेज है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से कम रहेगी और यहां पे जो साइज ऑफ इमेज रहेगी वो रहेगी डिमिनिश्ड इमेज। क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, तो आपको उसमें बताना होगा कि इनलार्ज्ड या फिर डिमिनिश्ड है, वो आपको m की वैल्यू से पता लगेगा। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है हमारे पास में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बड़ा ही, अगर आपको सीधा आ जाए कि m की वैल्यू दी हुई है पॉजिटिव है नेगेटिव, तो आप किस तरीके से बताओगे कि इमेज कौन सी है। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए अगर m की वैल्यू नेगेटिव होती है तो इस केस के अंदर रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है, और वहीं पर अगर m की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है तो जो इमेज होती है वर्चुअल और इरेक्ट होती है। ये देखो ये 6 पॉइंट हैं, ये याद रखना कि m लेस देन 1 के लिए क्या होता है, m ग्रेटर देन 1 के लिए क्या होता है। तो सिंपल याद रखो ग्रेटर देन 1 मतलब बड़ा, तो बड़े का मतलब क्या होगा कि हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ी रहेगी, और लेस देन 1 का मतलब क्या होगा कि हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटी रहेगी। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है कि जो हमारा m है वो नेगेटिव केस के लिए रहता है, सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव मिरर के लिए वो नेगेटिव रहता है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आते हैं वो आता है हमारे पास में लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, तो सबसे पहला तो जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वही यहां पे होता है कि वो ये है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। उसके अंदर रिफ्लेक्टेड थी, इसके अंदर रिफ्रैक्टेड रे होती है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है इसका वो है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है भैया, स्नेल्स लॉ सिंपल सा आप लोगों को एक चीज कहता है कि अगर आपके पास में साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ले तो उसको डिवाइड कर दे तो साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसको कि हम लोग म्यू भी कहते हैं। तो ये याद रखना, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन इससे नहीं आएगा, क्वेश्चन ये मतलब कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आएगा तो आपको ये लिखना है कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है भैया, ये ध्यान से सुनो क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा ना, तो इसके अंदर ये आएगा कि आपको जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक मीडियम दे दी जाएगी, जैसे कि मान लो कि डायमंड की दे दी जाएगी या फिर ऑयल की दे दी जाएगी, फिर उससे आपकी वाटर की पूछी जाएगी। तो कैसे करना है इस तरीके के क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, बेसिकली रेशियो ऑफ लाइट होता है जो कि अलग अलग मीडियम में होता है। जैसे कि यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसको n से डिनोट नहीं करना है, ये जो ईटा होता है इससे नहीं करना, आपको म्यू से इसको डिनोट करना है, जो कि होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। मीडियम 1 की स्पीड डिवाइडेड बाय मीडियम 2 की स्पीड, और यहां पे हम लोग यूजुअली जो लेते हैं वो लेते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो कि होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये बात याद रखना है क्योंकि एग्जाम के अंदर गलती हो सकती है। तो क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या होता है, वो होता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ये याद रखो, ये मत याद रखना कि मीडियम टू मीडियम 1। आपको तो सिंपल सा अगर आएगा तो आप जैसे कि मान लो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, तो आप इसमें लिखेंगे कि स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है कॉन्वेक्स लेंस से रिलेटेड बातें आती है कि इसके अंदर कैसी इमेज फॉर्म होती है, इसके अंदर भी रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है। बट जब ये फोकस और जो ऑप्टिकल सेंटर है उसके बीच में होता है तो यहां पे वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म होती है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस के अंदर हमेशा ही वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म होती है। देन फिर इसके बाद में जो अगला आता है ना वो है भैया हमारा लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला के अंदर सिंपल सा डिफरेंस है कि 1/f = 1/v - 1/u होता है, और यहां पे भी जो u की वैल्यू है वो होती है नेगेटिव। याद रखो कि u की वैल्यू इस केस के अंदर भी नेगेटिव ही होगी, क्योंकि देखो एग्जाम के अंदर हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी। तो अभी बता देता हूं कि u की वैल्यू नेगेटिव रहेगी, और जो फोकल लेंथ है जैसे कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए वो पॉजिटिव रहेगी और फोकल लेंथ नेगेटिव रहेगी कॉनकेव लेंस के लिए। समझ गए, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव, कॉनकेव के लिए नेगेटिव। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है, वो होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन इसके अंदर यहां पे आ जाता है पॉजिटिव ऑफ v/u, यहां पे नेगेटिव नहीं होता, मिरर के केस के अंदर नेगेटिव होता है। फिर इसके बाद में जो लास्ट स्टेज का वो ये है कि पावर ऑफ लेंस क्या होती है। तो पावर ऑफ लेंस हम लोग बोलते हैं कि कितना उसका पावर है कि वो कन्वर्ज या फिर डाइवर्ट करता है रेस को, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है पावर = 1 में फोकल लेंथ, जो कि किस में रहती है, मीटर में, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है डायोप्टर, और 1 डायोप्टर = मीटर इनवर्स होता है। एग्जाम के अंदर एग्जामिनर आपको सेंटीमीटर में देगा फोकल लेंथ, तो वहां पे गलती हमें नहीं करनी, एग्जामिनर के चंगुल में नहीं फंसना है। देन फिर इसके बाद में जो अगला आता है वो आता है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। भैया जो है इंपॉर्टेंट बात है वो भी एक बार बता देता हूं कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो होता है I = Q/T। Q/T का मतलब क्या होता है भैया, इसका मतलब ये होता है कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करा कितने टाइम के अंदर, और यहां पे आएगा कि जो 1 ओम है, मतलब कि 1 एम्पेयर को डिफाइन करो तो आप इसमें बोलोगे कि 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड, कि 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड के अंदर फ्लो होता है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक करंट 1 एम्पेयर होता है। फिर इसके बाद में एम मीटर को हम लोग यूज में लेते हैं
हैं किसके लिए, मेजर करने के लिए कि कितना करंट उसमें फ्लो कर रहा है, और इसको हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं। गैल्वेनोमीटर को हम लोग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए यूज करते हैं। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ही है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको याद रखो वीर से। क्या याद रखोगे, वीर। वीर मतलब कि V इज इक्वल टू आई आर। तो यहां पे आपको ये बात याद हो जानी चाहिए, क्या हो जानी चाहिए कि वीर हम लोग याद रखेंगे, वीर वीर। और आप लोग यार वीर हो, आप लोग चैंपियन हो यार, मैं बता रहा हूं तुमने ना इतनी अच्छी प्रिपरेशन कर रखी है, पेपर तो फोड़ के आओगे, ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि फैक्टर है जिन जिन के ऊपर की रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो सबसे पहला फैक्टर आता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, लेंथ के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल। सेकंड आता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। फिर इसके बाद में आता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेचर ऑफ मटेरियल, जो कि होता है रो रेजिस्टिविटी जिसे हम लोग कहते हैं। फिर लास्ट आता है कि टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन आएगा तो 3 नंबर में आएगा, और आपको ये तीनों के तीनों 4 पॉइंट इसमें लिखने होंगे। और जो इसका फॉर्मूला बनता है वो बनता है R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। और जो यहां पर रो है रेजिस्टिविटी है, उसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है ओम मीटर, इसकी ऐसा यूनिट होती है। फिर इसके बाद में आते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन की अगर हम लोग बात करें तो वो होता है, इसका फॉर्मूला है R1 R2 R3। सिंपल से हम लोग इसको ऐड करते हुए चले जाएंगे, कुछ भी अलग नहीं करना है। लेकिन पैरेलल में हमें याद रखना है कि इसके अंदर होगा 1/R इक्विवेलेंट। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन दिख रहा है तो उसके अंदर एक बार आंसर को अपना उल्टा करके देखना, क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा कि आप आंसर निकाल दोगे और आप गलत कर दोगे, तो गलती आपको नहीं करनी, इसलिए ध्यान से देखना उसको। और अगर मान लो कि दो ही रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं तो इनका आर इक्विवेलेंट क्या होगा, इनका आर इक्विवेलेंट होगा R1 इंटू R2 डिवाइड बाय में R1 प्लस ऑफ R2। याद रखना आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 इंटू R2 डिवाइड बाय में R1 प्लस R2। यहां पर रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है जूल्स हीटिंग लॉ। भैया जूल्स हीटिंग लॉ क्या बोलता है, जूल्स हीटिंग लॉ हमें एक फॉर्मूला देता है, वो होता है H इज प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर R इंटू T। देखो ये क्या कहता है, ये सबसे पहले तो कहता है कि हीट जनरेट जो होगी ना वो स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट रहेगी। फिर सेकंड आता है कि इट इज प्रोपोर्शनल टू द मतलब कि कितना रेजिस्टेंस है उसका, उसके प्रोपोर्शनल रहेगी। फिर थर्ड आता है कि कितने टाइम के लिए हमने उसे यूज किया तो उसके लिए रहेगा। तो 3 पॉइंट है। इससे भी आएगा कि अगर आता है कि ऑन विच द जूल्स हीटिंग लॉ डिपेंड्स, तो ये याद रखना है। और इसका जो फॉर्मूला हमारे पास में निकल करके आता है वो आता है H इज इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू T। और यहां पर जो टाइम है वो होता है सेकंड्स में। फिर इसके बाद में आती है इलेक्ट्रिक एनर्जी के कितनी एनर्जी आपने यूज करी, तो उसके लिए आप लोग लिखेंगे कि यूनिट इज इक्वल टू मतलब होता है हमारे पास में कि पावर इंटू टाइम, कि कितने टाइम के लिए आपने कितनी पावर यूज मिली और कितने टाइम के लिए। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है किलोवाट आवर, इसकी यूनिट होती है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है कि पावर क्या होती है, पावर होती है बेसिकली रेट ऑफ डूइंग वर्क। इसके 3 फॉर्मूला है, तीनों के तीनों याद रखना। वो ये है कि P इज इक्वल टू VI, सेकंड है P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, और फिर थर्ड है कि P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन में R। ये तीनों के तीनों याद रखना, ओम्स लॉ से आ जाएंगे। और अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जिससे कि आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए। अशोक है, अशोक क्या कर रहा है कि कुछ रिएक्शंस लिखी हैं उसने, वो बता रहा है कि किस तरीके से मेटल जो है वो और से अलग हो जाते हैं। अब देखो ये जो रिएक्शन है इनमें आपको दिख रहा है एक चीज है वो है कॉमन कार्बन। अब देखो कार्बन नहीं है, वो कोक है। कोक का काम क्या होता है, कोको कोला वाली कोक नहीं है ये। कोक वो होता है जब कार्बन को ना बहुत ही ज्यादा अच्छे से आटा होता है ना उससे भी पतला उसको पीस दिया जाता है, तो वो क्या होता है, वो एक तरीके से कोक होता है। कोक का काम यहाँ पे क्या होता है, ये होता है एक तरीके का रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ये हो गया कि ये दूसरे को रिड्यूस कर देगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि जितने भी हैं ये ऑक्साइड्स में है तो इनको रिड्यूस करके इनके जो ओरिजिनल फॉर्म है उसमें कर देगा। तो अब देखो यहाँ पे आप जब इसकी रिएक्टिविटी सीरीज देखोगे तो रिएक्टिविटी सीरीज में जब आप देखेंगे कि जो हाईली रिएक्टिव होते हैं जैसे कि हमारा सोडियम हो गया और ये पोटेशियम हो गया, तो ये किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ में रिएक्शन नहीं करते। ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि देखो ये तो हो गया सोडियम और ये हो गया ऑक्सीजन, इनकी बॉन्डिंग ही इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि कार्बन इनकी बॉन्डिंग ही नहीं तोड़ पाता। जब कार्बन इनकी बॉन्डिंग ही नहीं तोड़ पाएगा तो इसमें तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगी। और यहां पे आप लोगों से पूछा गया है, वो पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट। आपको इनकरेक्ट बताना है, करेक्ट नहीं बताना, इनकरेक्ट बताना है। तो कोक तो सभी को रिड्यूस कर देगा, तो इसके अंदर सभी के सभी मेटल्स को तो इसने रिड्यूस कर दिया, लेकिन यहां पर इसने गलती कर दी कि ये किससे भिड़ गया, ये भिड़ गया सोडियम से। और सोडियम तो खुद ही इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है तो उसको तो कार्बन कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा क्यों एकदम से करेक्ट होगा कि ये एक इनकरेक्ट ऑप्शन है। अब इसके बाद में आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कहा गया है कि हम लोग कुछ रिएक्शंस करवा रहे हैं ओपन वेसल में, तो बताइए कि कौन से वाली सही होंगी। तो सबसे पहली जो रिएक्शन है वो गिवन है कि आपके पास में कॉपर है और उसके साथ में ऑक्साइड है। जब आप हीट करते हो तो आपके पास में जो मिलता है वो मिलता है कॉपर ऑक्साइड। तो रिएक्शन तो एकदम से सही है। और इसके बाद में इसी तरीके से बोला गया है कि Zn प्लस CuSO4 जो है ZnSO4 प्लस ऑफ Cu देता है। फिर इसके बाद में यहां पर दिया हुआ है कि 2 टाइम्स ऑफ FeSO4 हीट करने पर हमें देगा Fe2O3 और उसके साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन हमसे ये पूछना चाहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली शोज इफ द वेट ऑफ द रिएक्शन वेसल, मतलब कि इफ द वेट ऑफ रिएक्शन वेसल हम कर रहे हैं, जो कंटेंट है उसको एक बार हमने एक पतीले में डाल दिया और उसका वेट कर लिया रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद में। तो आप बताओ कि किसके अंदर वेट घटेगा या फिर बढ़ेगा। तो देखो ये तो बहुत ही ज्यादा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है कि जब कभी भी कोई भी, जैसे कि आपने स्टार्टिंग के अंदर क्या लिया, दो आपने एक एटम, ये मतलब कि एक रिएजेंट ये लिया दूसरा रिएजेंट लिए, दोनों को मिक्स किया और दोनों को मिक्स किया आपने, अगर वो वहीं पर ही है तो उसका तो वेट सेम रहेगा। लेकिन अगर उनमें से मान लो कि जो मेरी ऑक्सीजन है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है वो उड़ गई, तो क्या हुआ कि वहां पर वेट तो कम हो गया, था तो पहले उसमें उसी से तो बन करके वो गई थी और वो हवा में उड़ गई, तो क्या होगा उसका वेट जब हम करेंगे तो क्या उसका वेट रिड्यूस हो जाएगा। तो ये तो एकदम से करेक्ट बात है। तो अब देखो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर पी है, मतलब रिएक्शन पी है, इसके अंदर बोला गया कि कॉपर प्लस ऑक्सीजन, आपके पास में पहले कॉपर का ही वेट था, ऑक्सीजन का वेट नहीं था, ऑक्सीजन तो गैस फॉर्म में थी तो आपने उसका वेट नहीं किया। लेकिन जब आपकी कॉपर ऑक्साइड बनी तो आपने इसका वेट किया, तो इसका वेट क्या होगा, इसका वेट होगा इसके अंदर इंक्रीज रहेगा। फिर इसके बाद में अगली रिएक्शन है कि यहां पर आपके पास में जिंक है और यहां पर CuSO4 है और ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो इसमें कोई भी हमारे पास में गैस नहीं बनी तो कुछ गया नहीं, तो ये क्या रह जाएगा, ये हो जाएगा रिमेन्स सेम। ठीक है, ये हो जाएगा रिमेन सेम। और फिर इसके बाद में अगला जो है वो है हमारे पास में फेरस सल्फेट है FeSO4। FeSO4 जब रिएक्शन कर रहा है तो यहां पे देखो दो गैसेस निकल रही है, एक निकल रही है SO2 और एक निकल रही है SO3। तो ये गैस तो हवा में उड़ जाएंगी ना, तो जब हवा में उड़ गई तो इनका वेट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा फाइनल वेट हो जाएगा कम। तो इस केस के अंदर क्या होगा, वो हो जाएगा डिक्रीज। अब देखते हैं इसके कौन से वाले ऑप्शन के अंदर ये सही बातें दी हुई हैं। इसमें बोला गया कि P जो है वो हो जाएगा डिक्रीज, ये डिक्रीज नहीं होता उसमें इंक्रीज होगा, तो COD बचे। अब COD के अंदर देख लेते हैं हम लोग कि हमारा जो Q है वो क्या है, वो रहेगा रिमेन्स सेम। तो इसीलिए जो हमारे पास में D ऑप्शन है वो एकदम से करेक्ट हो जाएगा। इतने आसान क्वेश्चन है अगर आप ध्यान से देखो तो। ठीक है, अब इसके बाद में चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कहा गया है कि एक सॉल्यूशन है आपके पास में, उसकी pH है 12.1। तो ये क्या हुआ, एसिड हुआ या फिर बेस हुआ, जल्दी बताओ इसका आंसर। देखो तो मैं ना ऐसे ना, एक बच्चा मेरे को कमेंट करता है कि भैया आप है ना ये मत बोला करो कि आप है ना तुम कमेंट करा करो, आप खुद ही बता दिया करो। देखो मैं तो पूरे बता दूंगा, लेकिन जब मैं आप लोगों को बोलता हूँ ना कमेंट करो, तो आपका जब गलत हो जाता है ना तो आपको लगता है कि यार ये मेरे को याद रखना, और एग्जाम के अंदर वो गलती नहीं होती। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कमेंट करो ताकि आप लोगों को उससे फायदा हो। अब देखो जैसे कि pH कितनी है, वो है 12.1। तो जो pH स्केल होती है वो स्टार्ट होती है 0 से, फिर उसके बाद में जाती है 7 तक, फिर उसके बाद में जाती है 14 तक। इस तरीके से इसमें होता है। और ये जो 0 से 7 तक होते हैं ये होते हैं एसिड, और फिर उसके बाद में 7th वाला जो होता है ये होता है हमारे पास में न्यूट्रल, और जो 7 से लेकर के 14 तक होते हैं ये होते हैं बेस। तो ये क्या है, ये है एक तरीके से हमारा बेस है। अब इसमें कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डन टू रिड्यूस इट्स pH। हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना है कि उसकी pH जो है उसको रिड्यूस करना है। तो जब हम इसकी pH रिड्यूस करेंगे तो हम क्या करेंगे कि देखो हमारी इस रेंज के अंदर है ये pH, और हम जब इसको रिड्यूस करेंगे तो हम क्या आ रहे हैं, एसिड की तरफ आ रहे हैं। तो ये किस किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका बोला गया है कि ऐड डिस्टिल्ड वाटर टू इट। आप इसके अंदर पानी डाल दीजिए। तो पानी डालने से क्या होगा कि उसकी जो pH है, हर एक जो आयन प्रेजेंट होता है, pH क्या होता है बेसिकली, कितने आपके पास में हाइड्रोजन आयन, जब पानी आप उसमें डालोगे तो उनकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। तो जब कभी भी आपको एसिड की भी अगर pH इंक्रीज करनी होती है, एसिड के केस के अंदर इंक्रीज हो गया वाटर डालोगे तो, और बेस के केस में वो रिड्यूस होगी क्योंकि वो न्यूट्रल पॉइंट की तरफ शिफ्ट होंगे। ठीक है, तो इस केस के अंदर क्या होगा कि जब वाटर उसमें डालोगे तो उसकी जो pH है वो रिड्यूस हो जाएगी। फिर सेकंड ऑप्शन के अंदर गिवन है कि ऐड अ सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंट बेस विद द pH ऑफ 18.7। अब आपने क्या किया कि ये तो है हायर बेस और आपने इसके अंदर लोअर बेस डाल दिया, तो इनकी जो pH होगी वो कहां पर आएगी, वो क्या pH 12.1 से ज्यादा आएगी, नहीं आएगी।
आएगी, क्योंकि क्या है, ये है वीक बेस है, तो इनका जो सॉल्यूशन बनेगा वो इतना स्ट्रांग नहीं रहेगा, वो 8.7 से तो ज्यादा रहेगा लेकिन 12.1 से कम रहेगा, और यहां पे हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि उसकी पीएच रिड्यूस होनी चाहिए। अब इसके बाद में आता है हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आर, कि एड द फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड विद द अननोन पीएच। बस एसिड है, आपको पीएच वीएच से कोई मतलब नहीं है, जैसे आप एसिड डालोगे तो उसकी पीएच ऑटोमेटिकली ड्रॉप डाउन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो है एसिड, और एसिड के एडिशन पर उसकी पीएच रिड्यूस होगी। तो इस केस के अंदर तीनों की तीनों बातें सही हैं, तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, एकदम से करेक्ट है कि आप कुछ भी करो आपकी पीएच इस केस के अंदर रिड्यूस हो ही जाएगी। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आप लोगों को कहा गया है कि 1 mole of which of the following compound requires the 2 mole of hydrogen to form a saturated hydrocarbon by the catalytic hydrogenation। तो देखिए आपके पास में अनसैचुरेटेड है, उसको कन्वर्ट करना है सैचुरेशन में। तो देखो होता क्या है ये बेसिकली कि अनसैचुरेटेड जो होते हैं, जैसे कि यहां पर मैं आपको बताता हूं कि ये कार्बन और कार्बन है, डबल बॉन्ड के साथ में क्या हो गया, ये हो गया अनसैचुरेटेड। अब इनको क्या इन्होंने जैसे कि मान लो कि अब क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आप लोग है ना 10th के बाद में कोई भी स्ट्रीम लोगे ना, तो आपको अपनी स्ट्रीम तो लगेगी टफ और दूसरे की लगेगी आसान, तो आप चाहोगे कि यार मैं उसमें चला जाऊं। तो ऐसे ही होता है, ये बन तो जाता है अनसैचुरेटेड, लेकिन ये बनना चाहता है कि मैं तो है ना सैचुरेट ही रहना चाहता हूं, पहले वाली जिंदगी अच्छी थी, मेरे को फिर से 10th क्लास में ला दो। तो आपके केस में ऐसा नहीं होगा, अगर एक बार 10th पास कर ली तो हो गया, फिर उसके बाद में पीछे का कोई रास्ता नहीं है। आप देखो यहां पे अब ये क्या होगा कि आपको सैचुरेट करना है तो सी डबल बॉन्ड सी करना होगा। तो हाइड्रोजनेशन में क्या होता है कि हाइड्रोजन आकर के ऐड हो जाते हैं, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो इस केस के अंदर क्या होगा कि एक ये जो बॉन्ड है ये वाला नीचे वाला ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां पर आकर के जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन यहां पर आकर जुड़ेगा, और 1 मोल के अंदर कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, वो जुड़ेंगे हमारे पास में 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, 1 मोल के अंदर 2 हाइड्रोजन होती है। तो इस तरीके से अब आपको निकालना है कि कौन से वाला करेक्ट होगा। तो अगर हम लोग बात करें पी में कितने बॉन्ड है, तो पी में हमारे पास में 2 बॉन्ड है, एक बॉन्ड ये रहा और एक बॉन्ड ये रहा। जब हम हाइड्रोजनेशन करेंगे तो एक हाइड्रोजन यहां पे आ गया, एक हाइड्रोजन यहां पर आ गया, ये क्या हो गया, ये हो गया 1 मोल, ठीक है। फिर उसके बाद में एक हाइड्रोजन यहां पर आ गया, एक हाइड्रोजन यहां पर आ गया, और ये कितने हो गए, ये हो गया 1 मोल। तो ये तो एक तो आंसर पी वाला हो गया। अब इसके बाद में क्यू वाला आता है। अब देखो क्यू वाले के अंदर क्या है कि हमने एग्जांपल लिया था डबल गाल, लेकिन इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कर दिया इसको ट्रिपल सी, ट्रिपल बॉन्ड सी। तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं, क्या करना आपको, सबसे पहले इसको ब्रेक करो, एक यहां पर मोल हो जाएगा, फिर उसके बाद में बचे हुए में से एक और को ब्रेक करो तो एक हो जाएगा। तो इसको ब्रेक करने के लिए 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन लगेंगी। तो यहां पर कितनी मोल ऑफ हाइड्रोजन लगेंगे, यहां पर लगेंगे 2, और इसके साथ में एक और ये गिवन है तो 1 मोल तो इसको भी चाहिए। तो ये तो टोटल ले रही है 3 मोल, लेकिन हमारे पास में कितनी है, बस 2 मोल है। 2 मोल है, ये 3 मोल मांग रहा है तो इसको भगा दो, नहीं है भाई हमारे पास में। फिर इसके बाद में यहां पर जो नेक्स्ट आ रहा है वो आ रहा है कि आपके पास में आर है, आर के अंदर क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही है बॉन्ड, तो इसके अंदर 1 मोल काम में आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। फिर इसके बाद में एस है, तो एस के अंदर क्या 2 मोल हो जाएंगे, अभी अभी हमने देखा था ट्रिपल बॉन्ड में 2 मोल कंज्यूम हो जाते हैं। तो इसीलिए जो सही आंसर रहेंगे पी और एस ऑप्शन एकदम से सही है, तो इसीलिए सी ऑप्शन इसके लिए एकदम से करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद में चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बहुत ही ज्यादा, ये वन ऑफ द सिंपल क्वेश्चन लगा, क्योंकि अगर ये प्रोसेस पढ़ रखे तो सीधा ही ये हो जाने वाला है। तो इसके अंदर कहा गया है कि एक हमारा प्लांट है, अच्छा सा प्लांट है, वो तीन चीजें करता है, एक करता है CO2, एक करता है O2, फिर उसके बाद में करता है एक करता है H2O की, मतलब अलग अलग प्रोसेस होती है जिसमें कि वो O2 देता है, फिर उसके बाद में CO2 देता है, फिर उसके बाद में H2O देता है। ये तो ये कौन सी है, तो आपसे बोला गया कि आप बताओ कि Z वाली प्रोसेस कौन सी होगी। तो देखो Z के अंदर क्या हो रहा है कि जो प्लांट है वो अपना है ना वाटर को रिलीज कर रहा है, इसके अंदर H2O मतलब वाटर को रिलीज कर रहा है, और ये वाटर को रिलीज करता है अपनी लीव्स के थ्रू और स्टोमेटा के थ्रू, ठीक है। स्टोमेटा के थ्रू क्या करेगा, ये अपनी जितनी भी जो वाटर है उसको वहां से रिलीज कर देगा। तो यहां पे जो हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन रहता है, जो इस प्रोसेस का नाम होता है वो होता है ट्रांसपीरेशन। तो ये नाम याद रखना इस प्रोसेस का, वो होता है ट्रांसपीरेशन। एग्जाम के अंदर ये भी आ सकता है कि डिफाइन ट्रांसपीरेशन, तो वहां पे आपको इसको याद रखना है। अब इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर देखो बहुत ही सिंपल है, आपको 4 सेट दिए हुए, सेट P और सेट Q और R और S 4 सेट दिए हुए हैं, और अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा होगा कि जिसके अंदर की जो लाइम वाटर है उसका कलर चेंज हो जाएगा, व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो आप है ना पढ़ पढ़ करके थक गए हो कि जो लाइम वाटर होता है ये कब कन्वर्ट होता है, जब हम इसको, आपने वो देखा होगा कि आपकी साइंस की बुक उसके अंदर ऐसे गिवन है कि एक आप क्या बोल सकते हो कि लाइम वाटर, उसमें आप ऐसे फूंक मार रहे हो तो उसमें क्या हो रहा है कि उसका कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो वही यहां पे क्या कर रहे हैं कि जब हम इनहेल करते हैं तो हम ऑक्सीजन रख लेते हैं, फिर उसके बाद बाहर निकालते हैं CO2। तो बेसिकली यहां पर इस बात को बताने का मतलब ये है कि जो लाइम वाटर होता है हमारा, क्या होता है, लाइम वाटर कलर चेंज कब करेगा, जब उसको मिलेगी CO2, ठीक है। अब CO2 कब मिलती है, प्लांट के केसेस में। जब फोटोसिंथेसिस होता है तो प्लांट क्या करते हैं कि CO2 को अपने पास में रख लेते हैं और जो ऑक्सीजन होती है वो हम लोगों को दे देते हैं, ठीक है। और जब रात हो जाती है तो वो क्या करते हैं कि उनको है ना, जब प्रोसेस नहीं हो रही, और जब रात होती है ना तो रात के केस के अंदर क्या होता है कि लाइट नहीं होती। अब लाइट नहीं होती तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो वो ऑक्सीजन नहीं देते, उस केस के अंदर वो देते हैं CO2। तो अब देखो जहां पर पॉट है अकेला जिसके अंदर प्लांट नहीं है तो वो तो ऐसे ही आउट हो गए, इनको तो ऐसे आउट कर दो, इनकी तो शक्ल देखो और ऐसे भगा दो, तुम नहीं हो इसका आंसर। अब बचा हुआ है हमारे पास में सेट Q और सेट R। अब देखो सेट Q है, सेट Q के अंदर आपके पास में सनलाइट है, तो इसके अंदर क्या निकलेगा, इसमें निकलेगा ऑक्सीजन ही बाहर निकलने वाली। अब इसके बाद में निकलता है सेट R। सेट R के अंदर देखो यहां पर ब्लैक पेंट कर दिया, मतलब ब्लैक पेंट कर दिया, उसको पूरे तरीके से ढक दिया है, कोई भी सनलाइट नहीं आ रही। तो इस केस के अंदर क्या होगा कि ये जो है ये रिलीज करेगा CO2, जिस वजह से क्या होगा कि इसका जो लाइम वाटर है उसका कलर चेंज हो जाएगा। और यही हमसे पूछा था तो हमने इसका आंसर निकाल लिया, तो C ऑप्शन इसके लिए एकदम से करेक्ट ऑप्शन हो चुका। इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि होमोग्लाइकोज डोमिनेंट ग्लोना पिग। ग्लोना पिग क्या है, एक तरीके का पिग है कि मतलब पिग की ही एक प्रजाति, हमें इसमें नहीं जाना, हमारा जो काम है वो है यहां पर डोमिनेंट वाला। तो याद करो मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। मेंडल दादा ने क्या कहा था कि डोमिनेंट होता है जो कि अपना हर एक जो जनरेशन होता है उसमें अपना जो इफेक्ट है वो दिखाता है, और जो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि रिसेसिव होता है वो अपना इफेक्ट नहीं दिखाता। तो वो वाला कंसेप्ट यहां पर लगेगा। वो पी प्लांट वाला था ना, टी वाला, स्मॉल टी, वो वाला कंसेप्ट यहां पर लगेगा। तो इसमें कहा गया है कि डोमिनेंट जो है वो है ब्लैक फर। तो हम इसमें लिख देंगे कि डोमिनेंट क्या है भैया, डोमिनेंट जो है वो है ब्लैक फर, ठीक है। डोमिनेंट इसमें हो गया ब्लैक फर, मैं क्या लिख रहा हूं यार, ब्लैक फर, ठीक है। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो हम कैपिटल बी से कर सकते हैं। अब इसके बाद में एक और कहा गया है कि इज क्रॉस्ड, कि उसका क्रॉस होता है उसके साथ में होमोलाइगस ग्लोना पिग विद द व्हाइट फर, और अब जो उसका क्रॉस हो रहा है वो हो रहा है व्हाइट के साथ में। तो यहां पर जो व्हाइट है वो क्या है, वो है रिसेसिव। तो इसको हम लोग डिनोट करेंगे स्मॉल b से। अब इसके बाद में जो F1, इसमें कहा गया कि F1 जनरेशन इज क्रॉस्ड विद इटसेल्फ। तो सबसे पहले F1 जनरेशन हम लोग बनाते हैं, तो फास्टली बना लेते हैं, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इसमें सबसे फर्स्ट में ये होगा, फिर उसके बाद में ये होगा, फिर उसके बाद में ये होगा, फिर उसके बाद में ये होगा, इस तरीके से बनेंगे। और सारे की सारी जो होंगी वो इसमें होंगी कैपिटल B और स्मॉल b, और यही इसमें टोटल रहने वाला है। लेकिन अब क्या कर रहे हैं कि हम ये वाली जो जनरेशन आई है कैपिटल B और स्मॉल b वाली, जब हम इसको क्रॉस करेंगे तो इस केस के अंदर क्या होगा, इस केस के अंदर रिजल्ट जो रहेगा वो ये रहेगा कैपिटल B, फिर उसके बाद में कैपिटल B स्मॉल b, फिर उसके बाद में कैपिटल B स्मॉल b। लेकिन एक जो यहां पर आएगी नेक्स्ट जनरेशन के लिए F2 में, वो आएगा यहां पे स्मॉल b और स्मॉल b, फिर से यहां पे व्हाइट आ रहा है। और इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ F2 जनरेशन इज एक्सेप्टेड टू शो द व्हाइट फर कोट। व्हाइट फर कोट कितनी परसेंट दिखाएंगे, तो 4 में से 1 है, तो आप करेंगे इसको 1/4, तो इसका आ जाएगा 25% इसका करेक्ट आंसर। इतना आसान क्वेश्चन। अब इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि अ पर्सन एक्स सफर्स फ्रॉम अ कंडीशन दैट इज अफेक्टेड बाय द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ अ पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड का काम क्या होता है, बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है इसका काम ये होता है कि जो भी हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ होती है वो इसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप कितना, आपकी कितनी हाइट होगी, ये सब कुछ कंट्रोल कौन करता है, यही ग्लैंड करता है। अब इसमें कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग
फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ अ पर्सन एक्स कंडीशन। कौन सी कंडीशन के ऊपर इफेक्ट करेगा? तो बेसिकली यहाँ पर अगर उसके साथ में प्रॉब्लम ये है कि उसकी फंक्शनिंग खराब हो रही है तो उसकी जो ग्रोथ ऑफ बॉडी है वो इफेक्ट हो जाएगी। तो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा हमारे पास में इनसफिशिएंट ग्रोथ ऑफ बॉडी। तो सी ऑप्शन इसके लिए एकदम से करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद में आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर कहा गया है कि द टाइम ड्यूरेशन फॉर सोइंग ऑफ अ सीड्स टू हार्वेस्ट ऑफ अ क्रॉप इज अ क्रिटिकल फॉर द एग्रीकल्चर प्रोसेस। इसमें इस सेंटेंस का कहने का मतलब ये है कि जो आप है ना जिस दिन बीज बोते हो और उसके बाद में जब आप उसको हार्वेस्ट करते हो, मतलब जैसे कि आपने मैंगो है, मैंगो का बीज या फिर आपने पेड़ लगाया और फिर उसके बाद में आप मैंगो खाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अप्रोक्सीमेटली 10 ईयर्स का टाइम लगता है एक उसको ग्रो होने में, वो भी रूट से ऑर्गेनिकली। ठीक है, 10 ईयर्स मिनिमम लगते हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो गांव है वहाँ पे हमारे घर है, उस घर के ऊपर अप्रोक्सीमेटली 10 ईयर्स हो चुके हैं। अब जा करके उसके ऊपर आम आने लग गए और इस सीजन में हम लोग उसके आम खाएंगे। तो आप देखो कि 10 साल का वेट करना होता है। ठीक है, अब इसमें कहा गया कि बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अबोव सेलेक्ट द रीजन व्हाई आर द फार्मर प्रेफर द वेजिटेटिव प्रोपगेशन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। और लोग क्यों वेजिटेटिव प्रोपगेशन को यूज में लेते हैं? अब देखो, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर होता क्या है कि आप है ना किसी प्लांट को दूसरे प्लांट के ऊपर इस तरीके से इम्प्लांट कर देते हो, फिर उसके बाद में वो ग्रो होता है। ठीक है, ये होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन में। तो यहाँ पे क्या होता है, अब देखो जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो इस तरीके से दिए हुए हैं कि आप जब इसको पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो फीचर्स हैं। तो जो फीचर हैं वो नहीं है, इसमें पूछा गया है, ध्यान से देखो कि सेलेक्ट द रीजन व्हाई आर द फार्मर प्रेफर द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसको ही क्यों जाते हैं? तो इसके पीछे का रीजन ये है कि यहाँ पर जो है कि उनको जो फ्रूट है वो जल्दी मिल जाता है, उनको जो रिजल्ट है वो जल्दी मिल जाता है। तो इसीलिए जो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी कि प्लांट ग्रोन बाय द वेजिटेटिव प्रोपगेशंस बियर फ्रूट्स अर्लियर, कि उनसे फ्रूट जल्दी आ जाते हैं। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। यही जो हम लोगों ने पेड़ लगाया था 10 साल पहले, अगर उसको हम लोग कर देते वेजिटेटिव प्रोपगेशन से तो वो हमें ना 2 साल के अंदर रिजल्ट देता। 2 साल के अंदर उसमें अभी तक हम लोग है ना उसके आम खा रहे होते। लेकिन क्या है कि हम लोगों ने गए पूरे ऑर्गेनिकली और इस टेक्निक का नहीं पता था। लेकिन इस बार इस टेक्निक से हम लोग पेड़ जरूर से लगाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर कहा गया है कि द सर्किट बिलो कंसिस्ट ऑफ अ वेरिएबल रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज विद 2000 ओम। मतलब 2000 के आपके पास में 2 रजिस्टर कनेक्टेड हैं और एक है वेरिएबल रजिस्टर जिसको क्या वेरी कर सकते हो 0 से लेकर के 4000 तक, और एक आपके पास में बैटरी लगी हुई है 12 वोल्ट की। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया? क्वेश्चन में पूछा गया है कि एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वेरिएबल रजिस्टर इज चेंज व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल रीडिंग ऑन द वोल्ट मीटर, कि सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल रीडिंग क्या हो सकती है वोल्ट मीटर के ऊपर। तो देखो क्या होगा, ये वोल्टेज है V किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसके अंदर हमेशा करंट तो सेम रहेगा। अब करंट सेम रहेगा तो इसके अंदर अलग पोटेंशियल डिफरेंस, इसका भी अलग पोटेंशियल डिफरेंस और इसका भी अलग पोटेंशियल डिफरेंस। इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1, इसका V2 और इसके बाद में इसका V3। और यहां से आप इसके अंदर आसानी से निकाल सकते हो कि क्या होगा। तो हम लोगों को क्या चाहिए कि मिनिमम वोल्टेज हो। तो मिनिमम कब होगा? जब एक के पास में मैक्सिमम वोल्टेज चला जाए, V1 सबसे ज्यादा हो जाए। तो अब क्या होगा कि V1 जो है इसके लिए हम जो रेजिस्टेंस है इसको 4000 के ऊपर ही सेट कर देते हैं कि भैया इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाए। तो यहां पर क्या होगा कि ये 4000 है और ये बचे हुए दोनों भी 4000 हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि ये जो हमारे 12 वोल्ट था ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 6 वोल्ट तो इसके पास में आ जाएगा और ये जो बचा हुआ 6 वोल्ट है ये इन दोनों के पास में आ जाएगा। अब ये जो दोनों हैं ये भी क्या है, अलग अलग एक जैसे ही हैं, एक जैसे ही है। तो इसमें क्या होगा कि इसके पास में भी आधा हो जाएगा और इसके पास में जो रह जाएगा वो रह जाएगा 3 वोल्ट। तो 3 वोल्ट जो है वो है इसकी मिनिमम रीडिंग जो कि आ सकती है जब सर्किट होगा। अब आपके दिमाग में आएगा कि भैया ऑप्शन में तो 0 वोल्ट भी दिया हुआ है, 0 वोल्ट भी तो हो सकता है। आप क्या करो कि ये जो 4000 वाला है ना इसको 0 के ऊपर सेट कर दो। तो जब हम इसको 0 पर सेट कर देंगे ना तो इसमें करंट ही आगे फ्लो नहीं होगा, यहां पर आएगा ही नहीं। लेकिन हमें तो इस सर्किट को पूरा कंप्लीट करना है ना, इसीलिए इसके लिए कंडीशन लगानी होगी कि 4000 को हम लोग सेट करके इसके अंदर कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो 3 वोल्ट इसका एकदम से करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन था लेकिन इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत
जरूरत थी। और फिर इसके बाद में आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि अ फ्रीक्वेंसी ऑफ अ एसी इन सम कंट्रीज इज अ 60 हर्ट्ज। 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है कुछ कंट्रीज में। हमारी कंट्री के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है वो रहती है लाइट की 50 हर्ट्ज। अब देखो 50 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी रहती है, और जो इनका एक तरीके से आप बोल सकते हो कि जो ग्राफ होता है वो आप पढ़ोगे साइन वेव, कॉस वेव, साइन वेव, जो भी साइंस लेंगे आगे क्लास 12th में। लेकिन आपको बस इतना से याद रखना है कि जब कभी भी बात कर जाती हर्ट्ज वगैरह की तो इस तरीके से इनका ग्राफ होता है। ठीक है, ये होता है एसी का, कि एसी जब कभी भी करंट फ्लो होता है तो उसमें ये ग्राफ होता है। तो देखो यहां पर ये कितना है, ये है हमारे पास में 1 हर्ट्ज है। अब 1 हर्ट्ज के अंदर देखो कितनी बार चेंज हुआ, तो ये सबसे पहले क्या था, ये था पॉजिटिव, फिर उसके बाद में क्या हो गया, ये हो गया नेगेटिव। तो 1 हर्ट्ज के अंदर इसने कितनी बार चेंज किया, 2 टाइम्स इसने अपनी क्या कर ली, वो चेंज कर ली। तो ऐसे ही 60 हर्ट्ज के लिए कितनी होंगी, 60 साइकिल्स होंगी, और 60 साइकिल के अंदर वो कितनी बार अपने आप को चेंज करेगा, तो 60 × 2 120 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसके लिए जो आपको सही ऑप्शन मिलेगा वो मिलेगा कि ऑप्शन नंबर बी, द करंट चेंजेस द डायरेक्शन 120 टाइम्स इन अ सेकेंड। 1 सेकंड में 120 बार अपनी जो डायरेक्शन है उसको चेंज करेगा। अब इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 को देखो यार, थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। अगर आप सीधा किसी भी ऐसे इंसान से पूछ लोगे जिसको कि क्लास 10th उसने पास कर ली, वो इसका आंसर गलत कर देगा। अब देखो यहां पर इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि रमन जो है वो ड्रॉ करता है ग्राफ का, हाउ द रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर चेंजेस विद द लेंथ ऑफ वायर, कि किस तरीके से रेजिस्टिविटी जो है वो वायर की लेंथ के साथ में चलती है। ठीक है, अब यहां पर आप सिंपल सा क्या लगाओगे, अपना दिमाग लगाओगे, और मैं भी आपको दिमाग लगा करके बताता हूं। R = ρL/A, और यहां से आप बोल देंगे कि R is proportional to ρL/A, और यहां पर किसका रिलेशन पूछा है, रो और एल का। तो आप अपनी बुद्धि लगाओगे, आप बोलोगे कि भैया जो रो है वो हो जाएगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल। लेकिन बाबू यहां पर जो रेजिस्टिविटी है और लेंथ तो एक दूसरे पर डिपेंड ही नहीं करती। जो हमारी ये जो रेजिस्टिविटी है ना, रेजिस्टिविटी ये डिपेंड ही नहीं करते कि आप क्या लेंथ ले रहे हो, क्या एरिया ले रहे हो। ये डिपेंड करते कि उसका नेचर कैसा है, कि वो कौन सा मेटीरियल है, इसके ऊपर डिपेंड करती है। लेंथ वगैरह से उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पे हमारे पास में आ जाएगा कि जो आप लेंथ को कितना भी चेंज कर लो, रो तो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा। तो इसके लिए जो हमारे पास में ग्राफ रहेगा, देखो कौन से वाला ग्राफ सही है। इसका ग्राफ नेक्स्ट वाले पेज में, हाँ ये डी वाला ऑप्शन का जो ग्राफ है वो एकदम से सही रहेगा, कि इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, आप चाहे से 1 मीटर का लो, 2 मीटर का लो, 3 मीटर का लो, वो कांस्टेंट ही रहता है। तो इसीलिए जो इसका ऑप्शन है वो है डी ऑप्शन, एकदम से करेक्ट है। देन फिर इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 16 है, जो कि एक लॉजिकल क्वेश्चन है, और लॉजिकल क्वेश्चन आते ही हम लोग वहां पर फेल हो जाते हैं, हमसे वो सॉल्व नहीं होता। लेकिन आप इसे सॉल्व करोगे, मैं आपको इसका कंसेप्ट बताता हूं। इसमें क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर कहा गया है कि विच सर्किट शोज द करेक्ट, अब यहां पर देखो इसमें बोला गया है करेक्ट एंड द सेफ पोजीशन फॉर द फ्यूज एंड द स्विच। फ्यूज और स्विच की सेफ पोजीशन और करेक्ट पोजीशन कौन सी होगी। तो इसमें देखो जब कभी भी फ्यूज को लगाया जाता है, फ्यूज को क्यों लगाया जाता है, ये जो आप देख रहे हो डब्बा सा, ये क्यों लगाया जाता है और ये क्या होता है, मैं आपको ये भी बता देता हूं। तो ये जो होता है, ये होता है एक वायर होता है जो कि काफी ज्यादा पतला होता है। इस वायर में से अगर आप जैसे कि मान लो कि करंट फ्लो करवाना है आपको 1 एम्पियर को, और अगर आप गलती से इसके अंदर 3 एम्पियर का करंट दोगे तो ये क्या दे देगा, ये अपना बलिदान दे देगा, अपना त्याग कर देगा, ये अपने आप को जला लेगा, लेकिन आपकी जो डिवाइस है उसको बचा लेगा। तो ये काम होता है फ्यूज का। तो फ्यूज हमेशा जो लगता है वो लगता है लाइव वायर में। ये आपको याद रखना होगा कि ये जो लगता है, ये लगता है लाइव वायर के अंदर, जिसके अंदर की इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। फिर सेकंड यहां पर बोला गया है कि अगर मान लो कि पोजीशन जो स्विच की है, अब हमारे पास में ऑप्शन बचेगा, एक तो ऑप्शन नंबर ए बचेगा, और फिर उसके बाद में एक ऑप्शन बचेगा हमारे पास में, इसका ही ऑप्शन नंबर पी। अब देखो इसके अंदर बोला गया है कि हम स्विच को लाइव वायर में लगाएं या फिर इसको हम न्यूट्रल वायर में लगाएं। तो देखो न्यूट्रल वायर के केस के अंदर अगर हम लोग स्विच लगाएंगे तो इसका जो सर्किट है वो आसानी से, अगर हम लोग इसकी अर्थिंग भी कर देंगे तो भी ये कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां पर क्या है कि ये सेफ तरीका नहीं है। यहां पर जो सेफ वर्ड है उससे भी इतना बड़ा मीनिंग निकल रहा है, बताओ। अगर आप सीधा देखोगे तो सीधा जो इंसान है उसके लिए तो ए और बी दोनों ही सेम हो जाएंगे, और आप आकर के बोलोगे कि भैया उसके अंदर इन्होंने गलती कर दी, ये इनको इतना भी नहीं पता था कि ऐसा होता। आप बोलोगे कि भैया ए और बी दोनों सही होंगे, लेकिन फिर आप जब इसका कंसेप्ट सुनोगे तो आप अपना मुंह लटका लोगे, ऐसे हो जाओगे कि भैया क्या करें, हो गया
कोई बात नहीं, लेकिन अब इसको समझ लो, अब इसको याद रख लो कि सेफ्टी के लिए जो स्विच होता है उसको भी लाइव वायर में ही कनेक्ट किया जाता है, इसीलिए जो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए एकदम से करेक्ट रहने वाला है। अब इसके बाद में चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 17 से लेकर के 20 तक के, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन है, आप लोगों के फेवरेट क्वेश्चन है। अब इसमें यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर कहा गया है, असर्शन आपको दिया गया है कि अ व्हाइट वॉश्ड वॉल डेवलप अ कोटिंग ऑफ अ कैल्शियम कार्बोनेट आफ्टर अ फ्यू डेज। एक उसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की कोटिंग हो जाती है, वो तो आप लोगों को पता है कि वो झड़ने लग जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaCO3, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इसके बाद में यहाँ पर रीजन के अंदर क्या दिया गया कि कैल्शियम ऑक्साइड, ये गलती कर दी ना, देखो कैल्शियम ऑक्साइड लिख दिया, और फिर इसके बाद में कहा गया कि कैल्शियम ऑक्साइड ऑन द वॉल रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। ये तो होता ही नहीं भाई, ये कहाँ है, तू क्या कर रहा है, ये तो तूने गलती कर दिया, कैल्शियम ऑक्साइड लिख दिया, अगर हाइड्रोक्साइड लिख देता तो तेरा सही हो जाता। अब तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू इस केस के अंदर फेल है, ये तेरा गलत हो गया, ये तूने एकदम से सही किया। तो अब क्या दें तेरे को दे देते हैं ऑप्शन नंबर सी दे देंगे, चल ठीक, तू खुश रहे। अब इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में असर्शन में हम लोगों को दिया गया है कि ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ये है कि इसके अंदर दो पेरेंट इन्वॉल्व रहेंगे, एक मेल और एक फीमेल, शोज द वेरिएशन, जो कि एकदम से सही बात है, वेरिएशन इसमें होता है, लेकिन ये सेक्सुअल में वेरिएशन नहीं होता, ये भी याद रख लो। ये एमसीक्यू में आ सकता है, लेकिन जो एमसीक्यूज आपने देखे उसमें लगता है कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि इतने आसान सा पूछ लेगा कि वेरिएशन होगा या नहीं होगा, ये तो उम्मीद ही छोड़ दो अब तुम की आसान देखेंगे, मेरे को तो एक भी आसान ऐसा नहीं दिखा। अब इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट इसका रीजन गिवन है। रीजन ये है कि ईच ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनहेरिट्स ऑल द जेन्स फ्रॉम ईच पेरेंट। इसमें देखो यहाँ पर इसने एक बात लिखी है कि इनहेरिट्स मतलब लेता है सारे के सारे जो जीन्स हैं अपने हर एक पेरेंट से। ये अगर हो जाता तो वेरिएशन किस बात का आता, तो यहाँ पर इसकी गलती ये हो गई कि इसने ये जो वर्ड है ऑल लिख दिया, ये इस वजह से गलत हो गया कि सारे के सारे नहीं लेते, तो इसलिए रीजन इसका गलत हो गया, इसको निकालो यहाँ से, इसका भी ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो अब देखो दो ऑप्शन सी आ गए, तो तीसरा वाला भी ऑप्शन सी, चौथे वाला भी ऑप्शन सी। ऐसा नहीं होता, ऐसा मत कर देना कि इसमें सी अगर नहीं आ रहा तो सी कराएं, नहीं, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो हर एक चीज आसानी से कर सकते हो। फिर इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है, सेशन में दिया गया है कि कैपिलरीज हैव द वॉल दैट आर जस्ट वन सेल थिक। एकदम से सही बात है, कैपिलरीज जो होती हैं वो आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक सेल ही थिक होती हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से आपने निकला, बहुत सुंदर तरीके से। फिर इसके बाद में आता है रीजन के अंदर कहा गया है कि एक्सचेंज ऑफ अ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड द सराउंडिंग सेल टेक्स प्लेस अक्रॉस द कैपिलरीज। ये इसने बोल दिया कि इसके कैपिलरीज के अक्रॉस ही होता है एक्सचेंज, तो क्या इसने सही बोला है? ये जो आंसर है आपका ये एकदम से सही है। आप जीत चुके हैं 5 करोड़ रुपए, अगर आपने यहां तक देखा है तो, ठीक है। अब इसके बाद में इसका ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो गया। देन फिर इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर कहा गया है असर्शन में कि स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ फोर्स, कि अगर आप एक स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल है ये रख दो, ये क्या मैग्नेटिक फोर्स को फील करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है कि एक तार होता है इस तरीके से, उस तार के अंदर जब करंट फ्लो करता है जब ही तो उसके अंदर क्या होता है, जब उसमें करंट फ्लो करता है जब ही वो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। जब मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा तो उसको मैग्नेटिक फील्ड जनरेट मतलब कि फील भी होगा, ठीक है। लेकिन अब ये यहां पर ही बैठा है, तो बैठे बैठे को भैया कुछ नहीं फील होता, बस बैठा 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 ही रह जाएगा, तो इसको कोई भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होते, तो ए गलत हो गया। तो इसीलिए जो इसका ऑप्शन है डी ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो गया।